किसान आंदोलन 2020 में शुरू हुआ, 2020 खत्म हो गया, आज 2021 आ गया। ये आंदोलन आज भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है और एक कमेटी भी बना दी जिसके थ्रू बातचीत आगे हो सके। सरकार और किसान नेताओं के बीच में 9 बार की बातचीत हो चुकी है और 9 की 9 बार विफल रही है। 10वें दौर की बातचीत 19 जनवरी को शुरू होगी। किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो स्वागत करते हैं, पर साथ साथ ये भी कह देते हैं कि हम किसी भी कमेटी के थ्रू बातचीत नहीं करेंगे। क्यों किसान नेता एक ही डिमांड पे अड़े हैं कि तीनों के तीनों फार्मर बिल्स वापस होने चाहिए? क्यों वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन से बच रहे हैं? क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिवील हो जाएंगे? वो तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सौरभ। इंडिजेंस मीडिया में आपका स्वागत है। इंडिपेंडेंट सिटीजन जर्नलिज्म पर बेस्ड बना ये चैनल है। फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? 3 बिल्स हैं जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है, और चौथा एमएसपी को लॉ बनाने को लेकर के। तीनों बिल्स के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। आसान भाषा में समझें तो पहला प्राइवेट मंडी का सेटअप होना, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा कुछ ऐसी कमोडिटीज जिसको सरकार ने अपने कंट्रोल से फ्री कर दिया है। तो हम इस वीडियो के दौरान पॉइंट टू पॉइंट एक एक बिल को डिस्कस करते चलेंगे। पहला, प्राइवेट मंडी आने से एपीएमसी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी बर्बाद हो जाएगी। एपीएमसी है क्या? एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आसान शब्दों में समझो तो मंडी, जहाँ किसान जाके अपनी फसल बेच सकता है। हर एरिया में 1, 2 या 3 मंडियाँ होती हैं जहाँ किसान अपनी फसल को बेच सकता है। अब ये किसान को बांधने का सिस्टम कि भाई आप अपने एरिया में ही बेच सकते हो अपनी फसल को, ये सिस्टम लाया कौन था? तो हमने जब रिसर्च करी तो क्या पाया कि ये सिस्टम आज का नहीं, ये सिस्टम ब्रिटिशर्स के थ्रू लाया गया था जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। तब ये सिस्टम इसलिए लाया था कि किसानों को वो प्रॉस्पेरस होते देख नहीं सकते थे। आज 2019 में क्या ये सिस्टम रेलेवेंट है? क्या एपीएमसी रेलेवेंट है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर ये वीडियो फार्मर बिल्स को डिस्कस करने के ऊपर है, तो हम उसी पे जारी रहेंगे। पहले बिल को लेकर के क्या फियर्स हैं, क्या मिथ्स हैं इनके? तो पहला फियर तो ये है कि एपीएमसी मंडी आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी, और अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी। जो ट्रेडर्स उससे एसोसिएटेड है उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ट्रेडर्स माने आड़ती, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जिनको हम बिचौलियों के नाम से भी जानते हैं, जो किसानों और जो किसानों को ट्रेडिंग में मदद करते हैं। और तीसरा, प्राइवेट मंडीज में किसानों को ईजिली चीट किया जा सकता है। जब हमने इन 3 पॉइंट्स पे डिटेल रिसर्च करी तो क्या पाया कि एपीएमसी एक मोनोपोली सिस्टम में चल रहा है अभी तक। अगर सामने एक प्राइवेट मंडी खड़ी हो जाएगी तो उसे कंपटीशन मिलेगा। अगर कंपटीशन मिलता है तो आप खुद को रिफॉर्म करते हो उस कंपटीशन में जीने के लिए। पर एट द सेम टाइम अगर हेल्दी कंपटीशन बनाए रखना है तो सरकार को या तो दोनों मंडियों से टैक्सेस हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एपीएमसी मंडी में 13% टैक्स लगता है और प्राइवेट मंडी में नहीं लगेगा, या फिर दोनों मंडी में इक्वल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये हेल्दी कंपटीशन बनेगा। तो अगर हेल्दी कंपटीशन रहता है तो एपीएमसी अगर खुद को रिफॉर्म करती है, हेल्दी कंपटीशन से एपीएमसी रिफॉर्म करेगी, और रिफॉर्म करेगी तो अल्टीमेटली किसानों का फायदा होगा। और अगर 1% ये अपने आप को रिफॉर्म नहीं करते हैं और इसके कारण लोगों की जॉब जाती है और ट्रेडर्स का बिजनेस बंद होता है, तो प्राइवेट मंडी में कोई रोबोट थोड़ी ना काम करेंगे। प्राइवेट मंडी में लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो जो प्राइवेट मंडी में लोग चाहिए वो एपीएमसी में से ही तो निकल के आएंगे, क्योंकि आप अनुभवी कोई तो देखोगे जिसने मंडी में काम किया करने का अनुभव है जिसको। तो अल्टीमेटली ये दोनों फियर बेबुनियाद है। और तीसरा, किसान को प्राइवेट मंडी में ठग लिया जाएगा, ये फियर जेन्युइन है। क्यों? जब आप एपीएमसी मंडी में किसान जाके अपनी फसल बेचता है तो वहाँ पे एक लाइसेंस्ड आड़ती होता है जिसके थ्रू वो फैसिलिटेट करता है अपनी फसल को। प्राइवेट मंडी में आप एक पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हो ये काम। तो अल्टीमेटली कोई भी आएगा पैन कार्ड के थ्रू किसान के साथ डील करेगा, और अगर उसने पैसे नहीं दिए या किसी भी कारण किसान का नुकसान पहुंचा तो ये किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रेगुलेशंस की ज़रूरत है, थोड़ी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इस पॉइंट को डिस्कस किया जा सकता है सरकार के साथ, और इसमें अमेंडमेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसान को सेफगार्ड करना ही इंटरेस्ट होना चाहिए। बट प्राइवेट मंडी आने से किसान को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक एविल है। अच्छा, ये बात बहुत ज़ोर ज़ोर से कहते हैं विपक्ष के नेता कि मोदी सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, वो गरीबों की नहीं है, वो किसानों की नहीं है। वो पॉलिटिक्स की बातें हैं वो उन पर छोड़ देते हैं। बट हमने ये जाना कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोदी सरकार का रातों रात दिया गया कोई फैसला है, या क्या ये कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था? क्या ये नया कॉन्सेप्ट है?
तो हमारी रिसर्च से क्या पता लगा कि 1986 में पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट पेप्सी ने साइन किया था फार्मर्स के साथ। तब कौन थे प्रधानमंत्री? तब थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी इस बात के बहुत बड़े पक्षधर थे कि फूड प्रोसेसिंग की तरफ इंडिया को बढ़ना चाहिए और प्राइवेट एविल नहीं होता है, प्राइवेट इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। तो जो वो बात तब कहते थे और ये एग्रीमेंट तब हो गया था 1986 में, आज इस चीज़ का विरोध क्यों? बट स्टिल हम समझेंगे कि इसके डर क्या हैं, इस बिल को लेकर के क्या मिथ्स है, क्या फियर्स हैं। तो पहला तो ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर्स और किसानों के बीच में कोई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट होता है तो प्राइवेट प्लेयर्स किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे। तो पहला तो ये है। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो किसान जो हैं वो हायर कोर्ट्स में नहीं जा सकते, जो अपना इंसाफ लेने के लिए हायर कोर्ट्स में नहीं जा सकते। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्मॉल फार्मर्स के लिए है ही नहीं। एक डेटा के अनुसार 100 में से 60% फार्मर्स इंडिया में, 60 to 70% फार्मर्स इंडिया के अंदर छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा ज़मीन है। अब ऐसे में वो बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें हैं जिस पर ये अपने डर, अपनी आशंकाएं बताते हैं। जब हमने इसे सर्च किया तो क्या जाना कि किसी भी प्रोविज़न के अंदर, चाहे वो एग्रीमेंट में लिखा हो, चाहे वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर का पार्ट हो, किसानों की ज़मीनों को नहीं छू पाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स। और ये बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आके बोल चुके हैं और बार बार लगातार कह चुके हैं कि किसानों की ज़मीन को कोई नहीं छुएगा। तो ये डर फैलाना जो है ये गलत है, ये डर बेबुनियाद है। ये बात बहुत क्लियर है कि किसानों की ज़मीन को कोई टच नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्प्यूट अराइज क्यों होता है? प्राइवेट प्लेयर्स के पास और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। तो इनका डर ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स मन चाह, क्योंकि उनके पास लीगल टीम होती है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के पास अपनी लीगल टीम होती है, तो वो मन चाह कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एक छोटी सी लाइन ऐड कर देंगे और उसकी वजह से किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा, किसानों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चीज़ तो श्योर है कि पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ताकि कोई भी कॉर्पोरेट अपना मनचा एग्रीमेंट ना बना ले। दूसरा, ये डिमांड भी जस्टिफाइड है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो न्याय का मंदिर सबके लिए खुला है, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाना हो, किसान को जाना चाहिए, किसान उस लेवल तक चले जाना चाहिए। तीसरा, इनका तर्क ये है कि ये स्मॉल फार्मर्स के लिए नहीं बना है। तो हमने एक रिसर्च किया, हमने क्या जाना कि एक एग्जांपल से आप समझें। अगर मैकडॉनल्ड्स को टमाटर की ज़रूरत है अपने बर्गर के लिए, और मैकडॉनल्ड्स की अज्यूम करते हैं कि पूरे इंडिया में 200 से 300 रेस्टोरेंट की चेन है, कुछ दिल्ली में है, कुछ बैंगलोर में है, कुछ चेन्नई में है, कुछ कोलकाता में है, कुछ मुंबई में है, और ऐसे सो ऑन एंड सो फॉर्थ जगह जगह पर है। क्या एक किसान के पास पूरे इंडिया में ज़मीन होगी कि हर जगह से वही एक किसान, बड़ा किसान के पास क्या ज़मीन दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बैंगलोर में हर जगह है कि वो उसी के थ्रू सारा टमाटर मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो हर जगह की रिक्वायरमेंट मैकडॉनल्ड्स जैसी किसी कंपनी को छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, और वो छोटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे वहाँ के लोकल किसान। और हम जब बात करते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक बड़ी कंपनी का दिया, तो हम उन छोटी कंपनीज को क्यों भूल जाते हैं जो लोकल लेवल पे काम कर रही हैं, जो स्टेट लेवल पर है, और कुछ तो ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही चल रही हैं। कुछ नमकीन बनाने की कंपनीज हैं, कुछ छोटी फैक्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, जहाँ छोटा किसान जाकर के अपनी फसल जितनी वो उगा रहा है उतना वो दे सकता है। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए भी इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, और नुकसान किसी का भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। इससे फ़ायदा ही होगा, इस रिफॉर्म से किसानों को फ़ायदा ही मिलेगा। तीसरा, इनका डर ये है कि कुछ ऐसे कमोडिटीज़ को सरकार ने अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, जैसे कि वीट, राइस, ऑयल सीड्स। ये पहले सरकार के नियंत्रण में रहती थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ लिस्ट में रहती थी, तो सरकार ही डिसाइड करती थी कितना प्रोड्यूस करना है, कितना स्टॉकिंग करेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सब सरकार डिसाइड करती थी ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो पाए। सरकार ने वीट, राइस, ऑयल सीड्स को जैसे ही बाहर निकाला, इनका सबसे बड़ा डर यही बैठ गया कि अब जमाखोरी हो जाएगी, अब कालाबाजारी हो जाएगी। इस तर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ आया क्यों था और कब आया था, और आज की सिचुएशन क्या है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया था 1955 में। तब हमारे देश में जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़, और ऐसा आलम था, ऐसी हालत थी कि वीट की, राइस की, पल्सिस की इतनी कम प्रोडक्शन थी कि हम अपने देशवासियों को नहीं खिला पाते थे पूरा, और एक प्रोग्राम के तहत हम इंपोर्ट करते थे यूएस से वीट। तो ऐसे केस में 1955 में प्रॉब्लम थी स्कार्सिटी की,
कम था हमारे पास, इतना कम था कि हम अपने देश की भूख नहीं मिटा पा रहे। 2019 का डेटा ये बताता है कि लगभग हमारी जनसंख्या है 139 करोड़, 3.5 गुना बढ़ती है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है 10 गुना। वीट पहले प्रोड्यूस जितना होता था, आज के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा वीट प्रोड्यूस हो रहा है, 10 गुना ज़्यादा राइस प्रोड्यूस हो रहा है, और दालें भी 3.5 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आज का प्रॉब्लम स्कार्सिटी नहीं है, आज का प्रॉब्लम सरप्लस है। बढ़ गया, आपके पास इतना ज़्यादा हो गया है कि उससे होता क्या है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है, लाखों टन अनाज, राइस ओवर द पास्ट ईयर्स आपका सड़ जाता है, क्योंकि आपके पास सरप्लस है और उस सरप्लस को संभालने के लिए आपके पास स्टोरेज नहीं है। और स्टोरेज क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के पास जितना धन है, जितना सरकार के पास पैसा है एग्रीकल्चर में देने के लिए, उस हिसाब से 37 साल लग जाएंगे वो स्टोरेज चेन बनाने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करना पड़ेगा ना, अगर आपको मॉडर्नाइजेशन लेकर आनी है। वरना ऐसी तस्वीरें तो आप टीवी पे अक्सर आपने देखी होंगी कि अनाज सड़ रहा है खुले में। जिस देश में ये प्रॉब्लम थी कि पहले स्कार्सिटी थी, हम अपने देश में भूख नहीं मिटा पा रहे थे, आज हम सड़ा रहे हैं अपने अनाज को। क्यों? क्योंकि हमने उसको अभी भी एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम की जड़ में समझना पड़ेगा क्यों सरकार ने इसको निकाला है। फिर भी इनके डरों को समझते हैं कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीज हो जाएगी, और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग इनके हिसाब से दो ही लोग करेंगे, अडानी और अंबानी, क्योंकि यही दो नाम हम सुनते आते हैं हर जगह पे। और तीसरा, जब होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग होती है ना, जब किसी चीज़ की जमाखोरी और कालाबाजारी होती है, तो उससे प्राइस रेज हो जाता है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है, और अल्टीमेटली मेरे जैसे आपके जैसे कंज्यूमर्स को उसकी हीट फेस करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया फैक्ट्स और रिसर्च के साथ कि इसका आंसर है पॉपुलेशन और प्रोडक्शन के डेटा में। आज हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमारी प्रोडक्शन कहीं गुना ज़्यादा है, तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो ही नहीं सकती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है ना कि आप ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा, ऐसा लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी होता है। अगर आपकी डिमांड से ज़्यादा आपके पास सप्लाई है तो कोई होर्डिंग कैसे कर सकता है और क्यों करेगा, ये भी एक लॉजिक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में ही बेसलेस है। चौथी बात करते हैं एमएसपी के ऊपर। एक बहुत बड़ा डर है इनका कि जैसे सरकार ने ये एग्रीकल्चर बिल्स ला के रिफॉर्म किया एग्रीकल्चर में, ऐसे ही वो एमएसपी भी बंद कर देंगे आगे। एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको जो किसानों को मिलता है। तो हमने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा, हमने बहुत सारे चैनल्स पे ये देखा कि प्रधानमंत्री ने आके साफ साफ बोला कि एमएसपी बंद नहीं की जाएगी, एमएसपी जारी रहेगी। किसी भी बिल में, किसी भी बिल के ड्राफ्ट में ये नहीं लिखा गया है कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। ये एक डर है। खैर, हमने इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा। ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? उससे बहुत कुछ पता लगता है। ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि एमएसपी में ग्रोथ हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, और ये एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट क्या है अपने फार्मर्स की तरफ। अगर आप पिछले कुछ सालों में लगातार एमएसपी में परसेंटेज में आप ग्रोथ देख रहे हैं, तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन आप एमएसपी को क्यों बंद कर देंगे? तो लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाता है सरकार का कि इनकी कमिटमेंट है टूवर्ड्स फार्मर्स, एक ऐसी कमिटमेंट जिससे फार्मर ग्रो करें। तो ये तो हो गए 4 मुद्दे जिस पर हम लोगों ने बात की है। इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फार्मर्स के लिए, ये भी समझना ज़रूरी है। पहली बनती है B2B पॉसिबिलिटी। फार्मर्स और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में डायरेक्टली डील हो जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई फैसिलिटेटर नहीं होगा। दूसरा होता है इंटरस्टेट ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। वो जो हमने बांध रखा था किसानों को कि आप यहीं बेच सकते हो, अब आप इंटरस्टेट ट्रेडिंग कर सकते हो, तो हमने उनको फ्रीडम दिया, फ्री ट्रेड की तरफ ले गए। तीसरा है बेटर और हेल्दी कंपटीशन। जब आप हेल्दी कंपटीशन किसी भी बिजनेस में लेके आते हो तो अल्टीमेटली किसान को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश का युवा है, जो यूथ है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और एग्रीकल्चर में भी एक अच्छा रिफॉर्म होगा, तो यूथ विल टेक इंटरेस्ट इन दिस ऑक्यूपेशन। वो आएंगे और वो भी इसमें इनोवेट करेंगे और बदलाव करेंगे। और देश के किसान, एक तस्वीर है ना, जब भी हम किसान के बारे में सोचते हैं तो फटे पुराने कपड़े और हल चलाते हुए, ये तस्वीर को बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो ये फार्मर बिल्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, बट साथ साथ अमेंडमेंट्स की इसमें डेफिनेटली ज़रूरत है, और हमने उस पर भी डिस्कशन किया है, एक तरफा बात नहीं रखी है। अब बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, पॉलिटिक्स की, जो इसके आसपास हो रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2019 में जो मैनिफेस्टो बना था, उसमें ये बात क्लियरली लिखी गई थी कि हम एपीएमसी को रिपील कर देंगे, एपीएमसी को ख़त्म कर देंगे, और इंटरस्टेट को हम बढ़ावा देंगे, इंटरस्टेट ट्रेड को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस के किसी छुटपैया नेता ने बात नहीं की थी, इनके मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी, ये दावा किया था कि हम ये करेंगे, हमारा वादा है।
2016 में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी कि किसानों की इकोनॉमिक फ्रीडम पर हम काम करेंगे, किसानों को इंटरस्टेट ट्रेडिंग के बारे में हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एपीएमसी को हम या तो रिपील कर देंगे, अलाउ करेंगे कि किसान इंटरस्टेट ट्रेड कर सकें, वो जहां मर्जी चाहे बेच सकें। ये दोनों देश की बड़ी विपक्ष पार्टियां और दोनों के मैनिफेस्टो में बात लिखी थी। तो आज क्यों ये पलट रही हैं अपनी बातों से? आज क्यों ये इस सरकार को घेर रही हैं इन्हीं सब चीज़ों में जो ये भी मानती थी कि सही है? और तीसरा, एक सर्वे के थ्रू पता लगा है, CSDS लोक नीति का सर्वे है जिसके थ्रू ये पता लगा है कि 75% फार्मर्स क्विट करना चाहते हैं फार्मिंग को। 75% फार्मर्स, हर 4 में से 3 फार्मर्स, और जो चौथा है वो अपने बच्चे को नहीं लेके आना चाहता है इस ऑक्यूपेशन में, एग्रीकल्चर की। तो अगर देश के किसानों की हालत ये है, और मालूम है ये सर्वे किसने करा है? ये सर्वे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है उस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर फेलो रह चुके हैं योगेंद्र यादव जी, जो आज किसानों के साथ खड़े आपको दिखते होंगे टीवी पर। क्या उन्होंने सर्वे नहीं पढ़ा होगा? क्या उन्हें नहीं मालूम कि देश के किसानों की क्या हालत है? तो क्या ये रिफॉर्म्स, क्या ये मुद्दा सिर्फ अब ईगो का बन गया है कि नहीं हमें तो सरकार को झुकाना है? या अल्टीमेटली जिस रिपोर्ट के तहत वो समझते हैं कि 75% फार्मर्स वांट टू क्विट फार्मिंग, को क्यों क्विट करना चाहते हैं? क्या ऐसा सिस्टम है? क्या ये सिस्टम इतना रॉबस्ट है, इतना बढ़िया है जिसको रिफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है? तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना इसके आसपास, अल्टीमेटली इससे मेरे किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। और एक चीज़ हम समझ लेते हैं, हम बार बार सुनते हैं ये मेरे अन्नदाता हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, तो आप इन्हें माने भी सही। अगर आप इन्हें अन्नदाता मानते हैं और आप ये समझते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, जैसे हम कहते हैं ना हमारे जवान नहीं होंगे तो हम कैसे सुरक्षित होंगे, तो ऐसे हमारे किसान नहीं होंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? अगर हम इस बात को मन से मानते हैं, अगर आप इस बात को पूरे दिल से समझते हैं, तो हम इन फार्मर बिल्स का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिकली भी, नॉट जस्ट इमोशनली, लॉजिकली भी और फैक्ट दर फैक्ट अगर आप इस बात को समझेंगे तो ये किसानों के फ़ायदे में है। तो अगर किसान नेता ये बात समझ रहे हैं तो इस बात को ज़रूर समझें कि अगर कोई रिफ़ॉर्म आया है तो उस रिफ़ॉर्म को जब तक आप होते हुए देखेंगे नहीं तब तक आपको बदलाव के बारे में पता नहीं लगेगा। नहीं तो सिंधु बॉर्डर थोड़ी ना बंद हो जाएगा, और ना ही ये जो जोश है कि जो प्रोटेस्ट करने का जोश है ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही सालों की बात है, आपको पता लग जाएगा इस रिफ़ॉर्म से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ये बहुत क्लियर है। और एक चीज़ तो बहुत बहुत न्यूज़ चैनल्स में बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इन एवरीथिंग विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन इन द बिलीफ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है या नहीं वो तो छोड़ दीजिए, हमें बिलीफ ही नहीं होगा कि डेमोक्रेसी है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उस बिलीफ को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पॉलिटिक्स कीजिए, वैक्सीन आ रही है तो उसको बीजेपी की वैक्सीन कह देना, ये छोटी छोटी बातें, और ये दोनों तरफ से हो रही हैं। खालिस्तानी कह देना इस मूवमेंट को, ये कौन सी समझदारी की बात है? अगर कुछ खालिस्तानी तत्व घुस भी गए हैं, अगर कुछ ऐसे तत्व आ भी गए हैं उसके अंदर, तो ये बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरी मूवमेंट को थोड़ी ना आप खालिस्तानी मूवमेंट कह देंगे। एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो रिफॉर्म्स हैं किसानों के हित में नहीं है। तो हम जब आउटरेजियस हो जाते हैं अपनी बातों को लेकर के, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स होने लगती है, और पॉलिटिक्स से नुकसान होता है या तो किसानों का या फिर उस बिलीफ का जिस पर आज भी हम अड़े गए कि हाँ हमारे देश में डेमोक्रेसी है। और एक चीज़ और हमने इस रिपोर्ट में रखी है, बहुत जगह मैं सुन रहा था कि इंडियन मीडिया जो है वो बिकी हुई है, गोदी मीडिया बन गई है, कुछ मीडिया जो है वो लिब्रांडूज बन गए हैं, कुछ गोदी मीडिया बन गई है, दोनों बट गए हैं अपने अपने सेगमेंट में। और वो ये कहते हैं कि नहीं जी, इंटरनेशनल मीडिया में जो बात हो रही है वो सही हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उसके कुछ सांसद भी इसके साथ आके खड़े हैं। और ये वही सांसद हैं जो पहले कहते थे कि नहीं एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया बहुत अच्छे रिफॉर्म्स नहीं कर रहा, और ये वही सांसद हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार सब्सिडी क्यों दे देती है, क्योंकि सरकार जब सब्सिडी देती है तो सस्ता हो जाता है, और जब सस्ता हो जाता है तो हम इम्पोर्ट करते नहीं हैं। खैर वो एक दोगलापन अलग बात है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या रिपोर्ट है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि ये जो फार्म बिल्स हैं, ये जो फार्म लॉज हैं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो जाएगा फॉरवर्ड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो मतलब सिग्निफिकेंटली चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज नहीं होगा, इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है। ये कोई इंडियन मीडिया, चाहे वो गोदी मीडिया हो जिसको ये गोदी मीडिया कह देते हैं, या वो लिब्रांडू मीडिया हो जिसको हम लिब्रांडू मीडिया कह देते हैं, ये वो नहीं कह रहे, ये IMF की रिपोर्ट है। तो इतना सही मेरा अनुरोध है, हमने बहुत मेहनत से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। कोशिश कीजिए कि जितने भी किसान भाई हैं मेरे, जितने भी किसान लोग हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए और वो इस बात को आसान भाषा में समझें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है
ये हो सकता है कि हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो, तो आप हमें कमेंट्स में इस बात को कह सकते हैं। जो भी बात वैलिड होगी हम उस पर ज़रूर रिसर्च भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत थी, कुछ फैक्ट्स की ज़रूरत थी, और उसके लिए मेरा स्पेशल थैंक्स है हमारे लेखक विचारक श्री अतुल आत्म प्रकाश मूक जी को। इनके साथ हमने एक पॉडकास्ट भी किया है जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का था। वो काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो गया था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जो कुछ कम समय में आप तक सारी बात को मैं रख पाऊँ। अगर आपको हमारे इस कंटेंट को देख करके लगा हो कि हमने कुछ सही चीज़ की है, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें लाइक भी करें और हमारे इस कंटेंट को शेयर भी करें, क्योंकि सच जो है ना वो फैलने से ही फैलता है और झूठ तो फैल ही रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।